जनवरी 2014 को धमतरी जिले के कोरबा गांव में दो व्यक्ति पहुंचे। उनमें से एक की गोद में एक बच्चा था। वह बोला, तीर्थ जाकर महारानी मेडिकल कॉलेज में मेरी पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया था। मर गई। अब इसे दफनाना है। दफनाने के लिए हमें फावड़ा चाहिए। हमें शमशान बता दो। इस बच्ची को हम वहां दफना देंगे। ऐसे दुख में लोग हर तरह से सहयोग करने की कोशिश करते हैं। इसलिए फावड़ा आदि लेकर गांव के कई लोग उन दोनों के साथ गांव के पास ही बहने वाली छोटी नदी की ओर चल दिए। गांव का एक आदमी दुकान से बच्ची के लिए कफन भी खरीद लाया। छोटी नदी के आसपास के लोगों के गांव अपने प्रियजनों का अंतिम संस्कार नदी के किनारे स्थित शमशान में करते थे। इसलिए वह भी बच्चों को कफन में लपेटकर नदी की तरफ चल दिए। किनारे पहुंचकर गांव के एक आदमी ने बच्ची की लाश को दफनाने के लिए एक गड्ढा भी खोद दिया। वह उसे दफनाने ही वाले थे कि इस समय बच्ची रोने लगी। बच्ची की रोने की आवाज सुनकर गांव वाले चौंक गए, क्योंकि उस बच्ची को तो उन लोगों ने मरा हुआ बताया था। बच्ची के जीवित होने पर उसके पिता और साथ आए युवक को खुश होना चाहिए था, लेकिन वह घबरा रहे थे। उनके चेहरे देखकर गांव वालों को शक हो गया। वे समझ गए कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। लिहाजा उन्होंने उन दोनों को घेर लिया और हकीकत जानने की कोशिश करने लगे। लेकिन वह यही कहते रहे कि डॉक्टर ने बच्ची को मृत बताया था। के बाद ही तो वह उसे दफनाने के लिए लाए हैं। यह बात गांव वालों को गले में नहीं उतर रही थी। शोर शराबा सुनकर आसपास खेतों में काम करने वाले लोग भी वहां पहुंच। भीड़ बढ़ती देख वे दोनों वहां से भागने का मौका ढूंढने लगे। लोगों ने उन्हें दबोच लिया और उसी समय पकड़कर थाने में फोन कर दिया। थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर के साथ शमशान घाट पहुंच गए। उन्होंने दोनों लोगों से पूछताछ की तो एक ने अपना नाम ऋषभ और दूसरे ने करण बताया। उन्होंने जब बच्ची को देखा तो वह जीवित थी। वह 5-6 दिनों की लग रही थी। पता चला कि वह ऋषभ की बेटी है और दूसरा युवक उसका साला है। पास में ही महारानी मेडिकल कॉलेज था। पुलिस ने उस बच्ची को गांव के पास में ही मौजूद मेडिकल कॉलेज में भर्ती कर दिया, जिस पर उसकी जान बच। डॉक्टर ने जब उस बच्ची को देखा तो वह चौंक गए, क्योंकि वह बच्ची वहीं पैदा हुई थी और उसकी मां उस समय वहीं भर्ती थी। डॉक्टरों ने पुलिस को बताया कि बच्ची को उसका पिता ऋषभ जीवित अवस्था में ही ले गया था। मरने का तो सवाल ही नहीं है। मामला गंभीर लग रहा था, इसलिए थाना प्रभारी ने यह सूचना नगर पुलिस अधीक्षक को दे दी। उधर डॉक्टर ने भी बच्ची को आईसीयू में भर्ती करके इलाज शुरू कर दिया। नगर पुलिस अधीक्षक थाना तक पहुंच गए। थाना प्रभारी ने उनके सामने ऋषभ से जब पूछताछ की तो बच्ची को जिंदा दफन करने की एक चौंकाने वाली कहानी सामने आई। ऋषभ मूल रूप से बिहार के पाटन का रहने वाला था। वह मोटर मैकेनिक का काम करता था। पिता को जब लगा कि ऋषभ अपना घर चलाने लायक हो गया है, उन्होंने पाटन में रहने वाली मोती प्रसाद की बेटी नीति से उसकी शादी कर दी। शादी हो जाने के बाद ऋषभ के खर्च बढ़ गए थे, इसलिए वह कहीं दूसरी जगह अपने लिए नौकरी ढूंढने लगा। इसी दौरान चलकर बिहार शहर स्थित एक फैक्ट्री में उसकी नौकरी लग गई। उस फैक्ट्री में बाइक की चेन बनती थी। कुछ दिनों बाद ऋषभ पति पत्नी को भी बिहार ले गया। वहां हंसी खुशी के साथ उनका जीवन चल रहा था। इसी दौरान नीति गर्भवती हो गई। इससे पति पत्नी दोनों ही खुश। पहली बार मां बनने पर महिला को कितनी खुशी होती है, इस बात को नीति महसूस कर रही। ऋषभ भी नीति की ठीक से देखभाल कर रहा था। नीति को साथ में चढ़ गए। अब नीति को कुछ परेशानी होने लगी, क्योंकि डॉक्टर ने भी नीति को कुछ सावधानी बरतने की हिदायत दे रखी थी। सावधानी बरतने के बाद भी अचानक एक दिन नीति को पीड़ा हुई। जिस डॉक्टर से नीति का इलाज चल रहा था, ऋषभ पत्नी को तुरंत उस डॉक्टर के पास ले गया। नीति का चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने स्थिति गंभीर बताई, क्योंकि नीति के पेट में 7 महीने का बच्चा था। यदि वह 8-9 महीने से ऊपर का होता तो डिलीवरी कराई जा सकती थी। समय से 2 महीने पहले डिलीवरी करवाना उस डॉक्टर की नज़रों में मुमकिन नहीं था। ऐसी हालत में नीति को किसी अच्छे अस्पताल या नर्सिंग होम में ले जाना जरूरी था। बिहार में कई
नर्सिंग होम ऐसे थे जहां नीति को ले जाया जा सकता था, लेकिन वह महंगे होने की वजह से ऋषभ के बजट से बाहर थे। लिहाजा वह पत्नी को लेकर शहर आ गया और उसे महारानी यूनिवर्सिटी में के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कर दिया। वहां 4 जनवरी 2014 को नीति ने एक बेटी को जन्म दिया। बच्ची 7 महीने में पैदा हुई थी, इसलिए वह बेहद कमजोर। उसे इंक्यूबेटर में रखना जाना बहुत जरूरी था, लेकिन मेडिकल कॉलेज में जो इंक्यूबेटर थे उनमें पहले से ही दूसरे बच्चे रखे हुए थे। ऐसी स्थिति में मेडिकल कॉलेज के ज्वाइंट डायरेक्टर डॉक्टर ने ऋषभ को सलाह दी कि वह अपनी बच्ची को किसी अन्य नर्सिंग होम या अस्पताल या फिर मुंबई ले जाए, क्योंकि बच्ची की हालत ठीक नहीं है। उधर इतनी कमजोर बच्ची को देखकर वार्ड में भर्ती मरीजों ने ऋषभ के मुंह पर ही कह दिया कि यह बच्ची बचेगी नहीं, और यदि बच भी गई तो पूरी जिंदगी अपंग रहेगी। लेकिन ऋषभ ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। बेटी की जान बचाने के लिए ऋषभ उसे लेकर शहर के प्राइवेट अस्पताल पहुंचा। ऋषभ के साथ उसका साला करण भी था। प्राइवेट अस्पताल में बच्चों को भर्ती करने से पहले 5,000 रुपए जमा करने को कहा। उसके पास उस समय इतने रुपये नहीं। ऋषभ ने अस्पताल कर्मियों से कहा कि वह पैसे बाद में जमा कर देगा, पहले बेटी का इलाज तो शुरू करो, लेकिन उसके अनुरोध को उन्होंने अनसुना कर दिया। ऋषभ बेटी को हर हाल में बचाना चाहता था, इसलिए उसने अपने कई सगे संबंधियों और रिश्तेदारों को फोन करके अपनी स्थिति बताई और उनसे पैसे मांगे, लेकिन किसी ने भी उसकी सहायता करने के बजाय कोई ना कोई बहाना बना दिया। ऋषभ बहुत परेशान हो गया था। ऐसी हालत में उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। चारों ओर से हताश हो चुके ऋषभ के कानों में शब्द गूंज रहे थे कि बच्ची जिंदा नहीं बचेगी, और अगर बच भी गई तो विकलांग रहेगी। निराश और हताश के दौर से गुजर रहे ऋषभ ने सोचा कि जब बच्ची पूरी जिंदगी विकलांग रहेगी तो इसकी जान बचाने से क्या फायदा। इससे तो अच्छा यही है कि यह मर जाए। इसके अलावा उसके मन में एक बात यह भी घूम रही थी कि यदि बच्ची नहीं मरी तो वह उसकी वजह से पूरी जिंदगी परेशान रहेगा। लिहाजा उसने बेटी को खत्म करने की सोची। इस बारे में उसने अपने साले को करण से बात की तो उसने भी जीजा की हाँ में हाँ मिलाते हुए 6 दिन की बच्ची को खत्म करने को कहा। दोनों ने बच्ची को मारने का फैसला तो कर लिया, लेकिन अपने हाथों से दोनों में से किसी की भी उसका गला दबाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर उन्होंने तय किया कि बच्ची को जिंदा ही गड्ढे में दफना देंगे, और जब नीति पूछेगी तो कह देंगे कि बच्ची की मौत हो गई थी और उसे दफना आए हैं। गड्ढा खोदने के लिए उनके पास कोई चीज नहीं थी, इसलिए वह फावड़ा मांगने के लिए गांव पहुंचे। ऐसी हालत में गांव वालों ने उनकी सहायता करना अच्छा समझा और उनके साथ नदी के किनारे उस जगह पर पहुंच गए जहां लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता था। उसकी नन्ही सी जान की आंखें ठीक से खुली भी नहीं थी। दुनियादारी से तो उसे कोई मतलब भी नहीं था। माँ की गोद से पिता के मजबूत हाथों में इसलिए आई थी कि वह उसका इलाज कराएंगे, लेकिन उसे क्या पता था कि कन्यादान करने वाले हाथ ही आज उसे जिंदा दफनाने के लिए आगे बढ़ेंगे। लेकिन जैसे ही उसे गड्ढे में ठंडी रेत पर लिटाया गया, वह हाथ पैर चलाते हुए जोर जोर से रोने लगी, जैसे वह रोती रोती अपने जन्मदाता से पूछ रही हो कि मेरा कसूर क्या है, मुझे मत मारो, एक दिन मैं ही तुम्हारा सहारा बनूंगी और घर में उजियारा फैला दूंगी। लेकिन उस समय पिता की संवेदनशीलता खो चुकी थी। अचानक बच्चों की आवाज सुनकर ऋषभ और करण घबरा गए। वह सोचने लगे कि काश यह 2 मिनट और न रोती तो। उसकी आवाज सुनकर गांव वाले चौंक गए और उन्होंने पुलिस बुला ली। दोनों से पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें न्यायालय में पेश करके जेल भेज दिया। पुलिस ने उस बच्ची को महारानी यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवा दिया था। वहां से इंक्यूबेटर में रख दिया गया था। उसकी हालत में भी सुधार होने लगा था। उधर नीति को इस बात का पता नहीं था कि उसने जिस बच्ची को जन्म दिया उसकी हत्या की कोशिश करने वाला उसका पति जेल में है। इलाके के लोगों को जब एक पिता के यमराज बनने की जानकारी हुई तो
लोग बच्ची की लंबी उम्र के लिए दुआएं करने लगे। बच्ची के इलाज के लिए कई लोगों ने अस्पताल में पैसे भी जमा कराए, लेकिन एक सप्ताह बाद ही उस बच्ची ने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। वैसे वहाँ एक बात बताना जरूरी था कि ऋषभ की नीयत बेटी की हत्या करने की नहीं थी, बल्कि वह तो उसकी रक्षा के लिए ही अस्पताल लाया था। और प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टरों के कहने पर वह बेटी को लेकर कई अस्पताल में घूमा भी। उसकी मजबूरी यह थी कि इलाज के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, और सगे संबंधियों और रिश्तेदारों से भी मदद की गुहार लगाई, लेकिन उन्होंने भी मुंह मोड़ लिया था, जिससे वह निराश और हताश हो चुका था। अस्पताल के वार्ड में मरीजों के रिश्तेदारों ने अपने बच्चों के बारे में गलत धारणाएं ऋषभ के मन में भर दी थी। इन्हीं धारणाओं से उसे यमराज बनने के लिए मजबूर किया गया। इन्हीं बातों ने उसके संवेदनशीलता को हर लिया। इसे कहते हैं कि माँ का दूसरा रूप मामा होता है। लेकिन उस समय करण का दिल भी नहीं हुआ, वह भी कंस मामा बन गया था। पिता से यमराज बनने के हालात ऋषभ के सामने चाहे जो भी रहे हो, लेकिन इनमें अकेला वही दोषी नहीं है। इसमें दोष उन लोगों का भी है जिन्होंने उसे इस रास्ते पर जाने के लिए मजबूर किया था। वह इतना संवेदनशील हो गया था कि जीवित बेटी को कब्र में रखते समय उसके हाथ तक नहीं कांपे। बेटियों पर खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बेटे की चाहत में तमाम लोग उन्हें कोख में ही खत्म कर देते हैं। हम भले ही 21वीं शताब्दी में पहुंचने की बात कर रहे हो, लेकिन सोच अभी भी वही पुरानी है। तभी तो भ्रूण हत्याओं में कमी नहीं आ रही है। इसका उदाहरण यह है कि जहां सन 1990 में प्रति वर्ष 1000 पुरुषों के अनुपात में 906 महिलाएं थी, सन 2005 में इतने ही पुरुषों के अनुपात में केवल 836 महिलाएं रह गई थी। बात 2014 की करें तो अब यह आंकड़ा 1000 पुरुषों पर 40 स्त्रियों का है। कहीं कह सकते हैं कि लोगों में काफी हद तक जागृति आई है और भ्रूण हत्याओं का ग्राफ गिरा है। यह खुशी की बात है, लेकिन इस मामले को देखकर लगता है कि हमें अभी भी पुरुषों की सोच को बदलने की जरूरत। इसी के साथ दोस्तों यह कहानी समाप्त होती है। आई होप आपको मेरी यह कहानी पसंद आई होगी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरे चैनल पर मैं आपको ऐसे ही कहानी वीडियो लाता रहूंगा। चलो तो फिर आज के वीडियो को यहीं रखते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।